This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद ओम। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्ठिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुश्री सुधा पाठक उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सतवती कुकरेंद्र जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के ऋणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई प्राप्त हुई है और विधा को यह ख्याति प्राप्त हुई। समवाय फाउंडेशन का हमारे एस्पस का एक मोटो है, संस्थान का एक मोटो है, उसका वो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग अभी 4-5 दिनों से तैयारी हो रही है हमारी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक।
तो हम लोग सेमेस्टर 3 तक का अभी तक कर चुके हैं और सेमेस्टर 4 का अभी बाकी है। तो आज हम लोग बीएचबी सेमेस्टर 4 की बीएचबी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं, अब जो लोग सेमेस्टर 4 दे रहे हैं तो काफी एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है, पैटर्न मालूम है, एग्जामिनेशन कैसे होगा वो मालूम है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 50, वो आपको 1.5 घंटे पूरे करने होंगे। जब आपका ग्रुप खुलेगा उस ग्रुप में ही आपको प्रश्न पत्र आएगा और उसमें 50 प्रश्न होंगे। आप एक शीट होगी आपके पास बनी होगी, आपको फोटो कॉपी उसको करा के रखनी है। उसमें सारे ऊपर के कॉलम भरने हैं। उन कॉलम में आपका नाम होगा, आपके कोऑर्डिनेटर का नाम हो सकता है, आपका सेशन जो है सेशन का नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा और विषय कौन सा है उसका होगा और किस स्टेशन से आप दे रहे हैं वो भी नाम हो सकता है। अंत में उसमें सिग्नेचर, जो 50 कॉलम बने होंगे उसमें लास्ट में सिग्नेचर कर देंगे। अब उसको आप जब भी आपने पूरा किया और साइन कर दिया तो उसको आप फोटो कर लीजिए और उसी फोटो को आपको जब 12 बजे, जैसे 10:30 पे शुरू हुआ तो 12 बजे करीब जब खुलेगा तो उसको उस ग्रुप में आपको सेट कर देना और उसका समय नोट कर लीजिए ताकि मालूम हो कल को पूछा जाए तो आप कहें 12:15 में या 12:05 में आपने उसी दाखिल किया। उसी तरह जब 3:30 बजे होगा वही प्रोसेस फिर शुरू करेंगे और आप 5 बजे जब खत्म करेंगे तो 5 बजे फिर आप उसी को फोटो ले लेकर के उसको भेज देंगे। ये तरीका है। तो पहले जो 10:30 से शुरू होगा और बीएचबी का होगा, फिर चाइनीज का होगा और दूसरे दिन आपका आयुर्वेदिक होगा और आयुर्वेदिक जब खत्म हो जाएगा 12 बजे तो 1 बजे से आपका वाइवा शुरू। वाइवा के लिए 3 आपको सब ग्रुप आवंटित हो गए होंगे। उन ग्रुप में आप अपने को तलाशिए कि आपका किस ग्रुप में है। अगर आपका मान लीजिए ग्रुप 2 में है तो उस ग्रुप में 2 में आपका कोई ग्रुप हेड होंगे, 3 एग्जामिनर के ग्रुप में होंगे, एक ग्रुप हेड होंगे, एक एग्जामिनर के ग्रुप में होंगे और तीसरे होंगे आपके कोऑर्डिनेटर के। कोऑर्डिनेटर का आपके पास फोन आएगा कि आपको 4 से 5 बजे या आपको 2 से 3 बजे आपको उपस्थित रहना है। तो जो लिंक होगी उसी लिंक में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और वो लिंक जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लिंक जोड़ने में परेशानी हो और आपको 10-15 मिनट लग जाए। तो निराश मत होइएगा। अगर आपको बहुत एंजाइटी है तो आप कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। उनका फोन नंबर आपके पास होगा, उसमें आप फोन नंबर उनसे करके पूछ लीजिए कि मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा कब नंबर आएगा। फिर जब प्रश्न होंगे तो आपसे वही पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछेंगे, ग्रुप हेड आपको अंक आवंटित करेंगे और एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछेंगे। तो एग्जामिनर का प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न ये होगा कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है। तो वो रोल नंबर और नाम सही बताइए सो दैट कि वो कंफ्यूजन वहां न रहे और आपके कोऑर्डिनेटर कौन है ये पूछ सकते हैं और आप कहाँ से, किस स्टेशन से आपने ज्वाइन किया है ये पूछ सकते हैं। इसके बाद पहला प्रश्न होगा बीएचबी का। तो बीएचबी का प्रश्न आपके पास रखा गया, आप कंसंट्रेट करिए कि बीएचबी के बारे में। फिर बीएचबी में आप बता दिया गया, जैसे आपने बता दिया तो फिर वो खुद बोलेंगे कि अब आपका चाइनीज एक्यूप्रेशर से आपका प्रश्न है। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर का वाला प्रश्न आएगा, आप उसमें कंसंट्रेट करिए कि हमको अपनी साइकिल याद रख ली, वो साइकिल क्या है। फिर बोलेंगे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का होगा, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आप समझ जाए कि काल दिशा मनात्मतम की बात कर रहे हैं। तो उसकी ऐसे करके और उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए और फिर आपको ग्रुप से एग्जिट हो जाएगी। हम लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नॉर्मली जो है, जो संस्थान का उद्देश्य है उसके हिसाब से 50 में 50 प्रश्नों का होता है। तो 50 प्रश्नों में आपको 25 से 30 नंबर आवंटित हो जाता है, इससे नॉर्मली कम नहीं होता और जो मैक्सिमम होता है वो 40 के आसपास। 45 तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, 41 तक नंबर मिलता है, 45 एक आध लोगों को मिलता होगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए। तो हम लोग बीएचबी में जो प्रश्न हो सकते हैं वाइवा के संबंध में वो भी आप समझ लीजिए कि वाइवा के प्रश्न हो सकते हैं कि ये होम्योस्टेसिस से आप समझते क्या है। बोले होम्योस्टेसिस आपने पढ़ा है तो इससे क्या समझते हैं।
तो हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, कोई कि हम लोग बताएं, बोलिए। होम्योस्टेसिस माने क्या हुआ? शरीर हमारा एक मशीन के रूप में, तो उस मशीन में बाहरी हमारे कारक कौन से हैं? बाहरी है जो भी आपकी एनर्जी, वो कारक है, वही प्रभावित करते हैं, वही कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात, ऐसे तो है। तो ये मतलब अग्नि है, कहीं अग्नि है, कहीं ह्यूमिडिटी है, कहीं ड्राइनेस है, कहीं कोल्डनेस है, ये आपके कारक हैं, ये फैक्टर्स हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। तो हमारे शरीर का संतुलन अगर नहीं होता तो ये हम लोगों को बीमारी होती है। तो यानी बाहरी परिस्थितियों से, बाहरी कारकों से, बाहरी वातावरण से शरीर के आंतरिक वातावरण की जो अपनी मशीनें हैं, वो ऐसा सामंजस्य बिठाती हैं कि बाहरी कारकों के साथ वो समन्वय स्थापित कर सके और संतुलन बना सके। इसको हम लोग बोलेंगे होम्योस्टेसिस, यानी स्टेसिस माने स्थिरता। अगर हम, शरीर हमारा है, हमारे शरीर के अंदर के कुछ ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, तो बाहरी कारक हमारे अगेंस्ट में कोई भी चीज जैसे ही लाते हैं तो हमारा शरीर की मशीनें उसको बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, और जब बैलेंस कर लेती हैं तो हम निरोगी रहते हैं, और बैलेंस नहीं कर पाती तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। दिस इज सेड टू बी होम्योस्टेसिस, यानी आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण के मध्य संतुलन बनाने को हम लोग होम्योस्टेसिस कर सकते हैं। ये शरीर की मशीनें, जो होम्योस्टेटिक मशीनें हैं, वो हमारे शरीर के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं। ब्लड है, ब्लड की पर्टिकुलर मात्रा है, जल है, जल की पर्टिकुलर मात्रा है, आपका टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर 120 प्लस माइनस 10, आपका डायस्टोलिक है 80 प्लस माइनस 10, ये mmHg, ये सब आपके होम्योस्टेटिक की मशीनों के पैरामीटर्स है। इन पैरामीटर्स को ही संतुलन बनाना है। अगर ये 120 से अधिक हो रहा है किसी कारण की वजह से, तो हमारे शरीर की आंतरिक मशीनें कोशिश करती हैं कि हमको 120 प्लस माइनस 10 पे ले जाए, 80 प्लस माइनस 10 पे ले जाए। बाहर टेम्परेचर अधिक होता है तो हमारे शरीर की होम्योस्टेटिक मशीनें करती हैं कि वो उसको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रखें। अगर ये नहीं कर पाते तो बीमार हैं, और कर पाते हैं तो हम लोग, हमारा होम्योस्टेसिस सफल है। नंबर 2, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की बात की जाती है, वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे? आप लोग बोलते जाइए, एक कोई बोल दे। मानव शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शन निकाय क्या है? अच्छा काला मैं मत बोलिएगा, आप फैकल्टी हैं, फैकल्टी ने बोले और बोले, बोलिए आप लोग बोलिए, ये तो बताना पड़ेगा स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या है। शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है, पहला प्रश्न यही आएगा। बीएचबी में तो पहला प्रश्न यही होता है सर। फंक्शन के तो ये अंदर के जो हमारे ऑर्गन हैं वो फंक्शन पे आएंगे, वो नहीं, हाँ जी। बॉडी स्ट्रक्चर तो बॉडी स्ट्रक्चर हुआ। सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। सेल कहा, ठीक कहा सर, हैं? आपने सेल कहा ना? सेल है, हाँ, सेल 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 सही, बिल्कुल सही, सेल है। तो सेल को हम लोग बोलते हैं कि सेल सबसे छोटी इकाई है। सेल से कई सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और कई सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ऐसे समझिए। ये हम लोगों का मॉडर्न साइंस का कहना है। तो बीएचबी में हमको यही पढ़ा जाता है, तो इसलिए हमेशा सेल के नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो आप हमेशा समझिए। अगर नर्वस सिस्टम में है तो न्यूरॉन कह दिया जाता है उसको, अगर आपके किडनी वाले सिस्टम में है तो आपको नेफ्रॉन कह दिया जाता है उसको, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सबके अपने अपने सेल इकाई। चलिए
अब माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो सेल में दो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं, ऑर्गेनेल्स है, जिनके नाम हमको बताने हों तो हम दो का नाम बता सकते हैं। दो के नाम बताइए, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 सबसे कौन महत्वपूर्ण है किसी सेल में, ये तो जानना चाहिए ना कि कौन महत्वपूर्ण है। घर में कौन महत्वपूर्ण होता है? अगर घर हमारा कोई है तो घर में कौन महत्वपूर्ण है? जो मुखिया है सर। जो मुखिया है। तो वहां में सेल में भी एक मुखिया है, उसका नाम है कोई, हम लोग नाम दे दिया उसको। उस मुखिया का नाम है न्यूक्लियस। उस मुखिया का नाम है न्यूक्लियस, उसको प्राण कहते हैं। अगर प्राण लिख के आए तो भी वही मुखिया, अगर कहीं कहा जाए कि मुखिया तो भी मुखिया, अगर उसको कहा जाए ब्रेन तो वो भी मुखिया, वही मुखिया है। ब्रेन ऑफ सेल वो भी मुखिया है, प्राण ऑफ द सेल वो भी वही है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो है इतना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे इंपॉर्टेंस उसको है। और नंबर 2 पे इंपॉर्टेंस कौन सी है? जो हमारे पास आर्थिक आधार का होता है, तिजोरी। तो तिजोरी हमारी है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, उसके पास एटीपी अणु के रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक करेंसी है। वो क्या है? वो एटीपी क्या है? वो वर्चुअली ऊर्जा की करेंसी है। तो वो जो ऊर्जा की करेंसी है उसी को तो लेने के लिए लोग आएंगे। तो या तो मुखिया और या माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल और माइटोकॉन्ड्रिया दो बहुत महत्वपूर्ण है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है एटीपी अणुओं के रूप में। इसी को करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा की करेंसी। ठीक है, वहां नोट नहीं चलते, वहां यही चलता है, एटीपी चलता है। तीसरा, अब जब हम लोग बात कर रहे थे कि सेल, तो हम लोग अगर ब्लड को बोले तो ब्लड या लिम्फ, हम लोग भी पढ़ा हुआ है, ब्लड पढ़ा हुआ है, तो लिम्फ और ब्लड को हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? क्या ये सेल है या टिश्यू है या ये ऑर्गन है? इन वाली कैटेगरी में कौन है? रक्त तो सेल तो है नहीं। नहीं सर, टिश्यू होगा। हाँ, टिश्यू है, टिश्यू। टिश्यू है। और ये टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड आप कहें ना कहें, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। चलिए, WBC के, तो हम लोगों ने एक नर्वस टिश्यू बात किया, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो हमारा संबंध है उसका ब्रेन से है, और कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से होगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीच में, सेंटर माने बीच में, बीच के नर्वस सिस्टम के ब्रेन, 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग कहें कि WBC पे आ जाइए। WBC के कितने प्रकार होते हैं हम लोगों ने जो पढ़े हैं? 5 प्रकार है। 3 प्रकार के, अब दो पहले तो 2 प्रकार में हुआ। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स है, तो वो कहा जाता है। दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेन्यूल्स जिसमें है वो फिल से नाम से जाता है, बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल। ये जो फिल नाम है वो हमारा ग्रेनुलोसाइट वाला है। और एग्रेनुलोसाइट कौन है? जिसमें साइट लिखा हुआ है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ये अब इनमें जो है हम लोग सर, न्यूक्लियस पाया जाता है जी, साइट वाले में न्यूक्लियस पाया जाता है। नहीं, न्यूक्लियस नहीं, एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुअल्स नहीं पाए जाते। ग्रेनुअल्स की बात कर रहे हैं, नहीं पाया जाता। ठीक है सर। हाँ, ग्रेनुअल्स नहीं पाया जाता। वो ए बोलते, ए माने शून्य, ए माने 0, नो। जहां ए मॉडर्न साइंस में ए जहां लिखा हुआ तो समझ लीजिए अधिकांशतः वो उसका अर्थ होता है नो। तो एग्रेनुलोसाइट माने ग्रेनुअल्स नहीं पाए जाते, ऐसे मोनोसाइट है, और दूसरा है लिम्फोसाइट। तो 5 कैटेगरी हो गई। अब यही 5 कैटेगरी हमारी बोलना है। WBC के प्रकार हैं कितने? 5। पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा बेसोफिल, दूसरा स्नोफिल, तीसरा बेसोफिल, चौथा मोनोसाइट, 5वां लिम्फोसाइट। और अगर लिख के आए कि बैकबोन कौन सा है, तो बैकबोन हमको बोलना है सबसे, बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी।
रीढ़ की हड्डी का महत्व क्या है? वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो हमारे रीढ़ की हड्डी के रूप में लिम्फोसाइट सबसे महत्वपूर्ण है। लिम्फोसाइट ये सामान्य दशाओं में एक्टिव नहीं होते। एक्टिव कब होते हैं? जब बीमारी पहले दौड़ने के लिए, जब जैसे बीमारी आती है तो हमारे न्यूट्रोफिल जाते हैं। पैदल सेना है, पैदल सेना है, वो भागती है और वो जाती है। मान लीजिए वो युद्ध में जीत गए तो बीमारी भाग गई, और युद्ध में कभी कभी हारने लगते हैं तो बेचारे मरने लगते हैं, तो उनकी संख्या कम होने लगती है। जब उनकी संख्या कम होने लगती है तो ये मैसेज चला जाता है कि हम लोग मारे जा रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए एक बड़ी सेना भागी जाती है जिसमें गोला बारूद हथियार अधिक है। तो वो उसको कहते हैं लिम्फोसाइट। उसका काम दो तरह का है, नोट कर लीजिए, उसका काम दो तरह का है। केवल यही नहीं है कि दुश्मन को मारना, बल्कि जो अपने सैनिक जो लड़ रहे हैं उनको भोजन की व्यवस्था करना। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो भी मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, तो वो भी मारे जाएंगे। तो इसलिए उनको दो काम से करना। एक तो पहले उनको मुहैया कराना कि भाई भोजन बढ़िया मिले, पौष्टिक भोजन मिले, और दूसरा ये है कि अब दुश्मन का भेद लेकर के और ये पता करना कि इसको मारने का हथियार क्या है। ये काम लिम्फोसाइट का करते हैं। और यही लिम्फोसाइट, नोट कर लीजिए, यही लिम्फोसाइट आगे चलकर एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जो बाहर का कोई भी जीवाणु, कोई भी कीटाणु, कोई भी पैरासाइट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन, ANTIGEN, एंटीजन। और जो हमारे शरीर बनाता है उसके डिफेंस के लिए उनको कहते हैं एंटीबॉडीज। तो यही लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं। नाउ कम टू थ्रोम्बोसाइट। हमारा तीन तरह के हैं हमारे सेल में। हमारे जो रक्त है उसमें रक्त में दो तरह के, एक तो प्लाज्मा है, रक्त का भाग कहें तो रक्त में एक प्लाज्मा है और दूसरा कण है। तो कण तीन प्रकार के हैं, एर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक। तो एर्थ्रोसाइट में हुआ जो लाल, जो आरबीसी हम लोग कह देते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। फिर हम लोग WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड, व्हाइट, ल्यूको माने व्हाइट, साइट माने सेल, तो ल्यूकोसाइट माने व्हाइट सेल, तो व्हाइट WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब तीसरा आया थ्रोम्बोसाइट, जो थ्रोम्बोसिस करते हैं। थ्रोम्बोसिस माने रुकावट पैदा करते हैं और थ्रोम्बस बनाते हैं, तो एक कप ऐसा बना देते हैं ताकि रक्त बहने न पाए, तो वो थ्रोम्बोसाइट कहलाते हैं। इनका नाम अलग निक नेम है, RBC, WBC और प्लेटलेट, इनको ये कहा जाता है। अब देखिए, अब थ्रोम्बोसाइट जो है उस, अच्छा सबका काम मालूम है? आप लोगों को मालूम है सबका, तीनों काम मालूम है? काम बताना पड़ेगा ना कि तीनों काम क्या है। कोई पूछे तो काम बताना चाहिए। जैसे क्या काम है? RBC काम क्या है? RBC काम क्या है? भोजन की व्यवस्था करना। और भोजन क्या है? भोजन की व्यवस्था, न्यूट्रिशन की व्यवस्था करना। न्यूट्रिशन क्या है? ऑक्सीजन ले जाना सर जी हाँ, तो न्यूट्रिशन मतलब ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। ऑक्सीजन से हमको बनना है माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार बैठे हुए हैं कि हम ATP अणु बनाएंगे, जो हमको शरीर में सारी कार्यवाही के लिए हमको चाहिए ATP अणु। तो उस व्यवस्था के लिए वो हीमोग्लोबिन में हमारा ऑक्सीजन लेके जाता है, और वो ऑक्सीजन लेकर के और अंत में गया और उसने जो कहाँ बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ATP अणु बनाता है, ऊर्जा बनाता है। वो क्या चीज बनाता है? वो तीन चीज बनाता है। नंबर वन में ऑक्सीजन मिला और ये मिला, तो एक तो उसने बना दिया आपको यही ATP। दूसरा उसने बना दिया, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड बना, और तीसरा बन गया जल।
तो जल को हमारे जगह पर हमारे को सोख लिया गया और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया गया। तो ये तो अब एक तो इसका काम हो गया। WBC काम क्या हुआ? सुरक्षा की जिम्मेदारी। सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए है सुरक्षा करना, उसके जो मरे हुए अपने अपने हैं, दूसरे हैं, उनको घायल उसको की अपने अपने टिश्यूज को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी मरम्मत करना, और जो बाहर के लोग हैं और दुश्मन मर गए हैं उनको सफाई करना, अपने लोगों को भोजन देना, ये सब चीजें उसमें है। तो इस काम के लिए WBC हो गया। अब तीसरा काम है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट सबसे छोटे होते हैं, तो इनका काम क्या है? इनका काम भी सुरक्षा की व्यवस्था करना है। ऐसा नहीं सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते, छोटे हैं लेकिन काफी वो है। तो ये भी व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं। लेकिन इनका काम एक और है, आपके घर में जो भी वस्तु है उसको सुरक्षित रखने का काम इनका है। तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर में रक्त है। अगर रक्त ही नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मूवमेंट नहीं होगा। तो यानी ये चीज आवश्यक है। तो उस आवश्यकता के लिए क्या चाहिए? इन्होंने क्या किया कि अगर रक्त कोई बहने लगा बाहर तो उसको ये रोक देते हैं, कहते नहीं हम इसको जाने नहीं देंगे, ये हमारे लिए बड़ी धरोहर है। तो उस चीज का काम करने का काम, यानी घर को घर जैसा बनाने का काम, घर को व्यवस्थित रखने का काम प्लेटलेट्स का है। ये 3 काम हो गए। अब इनका सबसे छोटे हैं अणु, तो ये सबसे छोटे हैं, तो ये बेचारे सबके बीच में चलते हैं। नॉर्मली इनका जीवन काल केवल 7 से 14 दिन का होता है। तो कोई पूछे तो इनका जीवन काल कितने दिन का है, तो अब क्या बताना है आपको? प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 14 दिन का। और जो आपके RBC हैं उनका जो है जीवन काल, वो लिम्फोसाइट का जीवन काल आपका नहीं, उन्हीं का RBC का जीवन काल 3 से लेकर 200 दिन तक का है। और यही RBC जब कभी कैटाबॉलिज्म इनका होता है तो यही बाइल की तरफ, बाइल जूस की तरफ बनाने की तरफ, बाइल जूस यही बनाते हैं। ठीक है, यही से बनता है। तो अब हम लोग आ गए ESR में बताइए। नहीं, लिम्फोसाइट का है ना, लिम्फोसाइट का जीवन काल है ना 3 से 200। सर लिम्फोसाइट का 3 से 200। लिम्फोसाइट जो हमारे सुरक्षा वाले हैं उनका जीवन काल 3 से 200 दिन का है। और उनका शायद 220 है क्या? 120 दिन। 120 दिन, 4 महीने का उनका 120 दिन का है। वो हमारा एरिथ्रोसाइट का है, जो हमारे RBC है उनका 120 दिन का है। और वो बनाते हैं, और लिम्फोसाइट सुरक्षा करते हैं 3 से 200 दिन तक। अब ये हम लोग आएगा ESR हम लोग जानते हैं रक्त जो है। तो ESR का फुल फॉर्म हमने पूछा जाता है नॉर्मली, तो बताएगा आप लोगों को जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं सेमेस्टर 4। बताइए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। हाँ, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। तो ये आता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना, पूछ सकते हैं लोग, ये वाइवा के लिए है। pH ऑफ ब्लड का pH हम लोग जानना चाहिए कितना होता है? 7.4। ठीक, 7.4। ठीक, यही देखिए, यही लगभग यही वाला जो है आपका और भी होता है, यही आपका CSF का भी यही होगा नॉर्मली। ठीक है, ये बहुत पैरामीटर वैसा ही है। इसके बाद इलियम और सीकल 2 है, सीकम और इलियम। इलियम किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ ठीक, SI के 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 भाग उनके हो गए। इलियम सबसे लास्ट भाग है, और इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम आ जाता है, और उसको जब दोनों मिलते हैं तो इलियोसीकल वाल्व की रचना करते हैं, और वहीं पर अपेंडिक्स है तुरंत। ठीक है, तो राइट साइड में हमेशा अपेंडिक्स होता है। चलिए, तो SI होगा। अच्छा, LI के कितने भाग हम लोग कहेंगे? LI जैसे ही देखिए, जैसे सीकम होता है, सीकम उसका शुरुआत है, फिर इलियोसीकल वाल्व हुआ। अब जो उसके भागों, 4 महत्वपूर्ण भागों की बात करते हैं, तो उसमें पहला है असेंडिंग कोलोन, ऊपर चढ़ने वाला, राइट से होता ऊपर चढ़ता है असेंडिंग कोलोन। फिर ट्रांसवर्स माने हॉरिजॉन्टल हो जाता है ट्रांसवर्स
फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्माइड कोलोन, ये चार महत्वपूर्ण है। और उसके बाद रेक्टम कनाल आ जाती है, तो रेक्टल कनाल वहां से शुरू होता है, बाद में रेक्टम और बाद में एनस। तो ये वो है, तो ये चार उसके महत्वपूर्ण भाग आप जान लेंगे। पैंक्रियाज एंडोक्राइन में फिंगर नंबर, हम लोगों ने आयुर्वेद में फिंगर नंबर 3 में रखा हुआ है पैंक्रियाज को। और पैंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एंडोक्राइन जो डक्टलेस ग्लैंड है, यानी बिना किसी आधार के, बिना किसी डक्ट के, जो सीधे ब्लड में अपना रक्त जाता है, ऐसी ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो किसी डक्ट के माध्यम से, किसी आधार के माध्यम से जाता है और किसी टिश्यू पर जाता है, टारगेट टिश्यू पर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी। क्लियर? जो क्लाइंट बोल रहे हैं सर, एंडोक्राइन तो डक्टलेस हुआ, और जो एक्सोक्राइन है उसमें कोई बेस होता है, मतलब बेस माने किसी ट्यूब के माध्यम से, किसी उसके माध्यम से अपने टारगेट टिश्यू को पहुंचाते हैं, वो एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन दोनों है पैंक्रियाज। चलिए, अब कौन ऑर्गन ऐसा है जो हमारा जो है पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है? उस ऑर्गन का नाम? हार्ट। हार्ट। जी, हार्ट। हार्ट। हार्ट वही, हार्ट जो है वही शब्द पहुंचाता है। अच्छा, नेफ्रॉन, हम लोग नेफ्रॉन पढ़ा होगा, तो नेफ्रॉन के पार्ट्स दो तीन महत्वपूर्ण पार्ट बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए। आप लोग, ग्लोमेरुलस। मैडम ईशा कालरा, आप आज की डेट में वो है? अच्छा, सॉरी सर। हाँ, फैकल्टी में है, तो कुछ बताने दीजिए ताकि कम्युनिकेट करें, हम लोग तो मालूम नहीं। आप लोग देखिए, बताइए, तो कम्युनिकेट करेंगे तभी अधिक ज्ञान होगा। गलत सही तो बोलेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा कि आपने गलत बोला था, तो आपको सही हुआ, तो बहुत याद रहेगा, वो हमेशा याद रहेगा। ग्लोमेरुलस पहला, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये बोमेन्स, ये सब नाम सुन ले। बोमेन ईरानी का नाम जानते हो, सभी लोग जानते होंगे, और कैप्सूल नाम भी जान लीजिए, बोमेन कैप्सूल। वहां बोमेन ईरानी का नाम हम लोग सब जानते होंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब जानते होंगे, उसका एक ही याद देख लिया होगा। अब बोमेन कैप्सूल, उसका कैप्सूल भी है। तो फिर प्रॉक्सिमल माने बिल्कुल जुड़ा हुआ, प्रॉक्सिमल माने बिल्कुल अटैच, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो अब एक प्रश्न हमेशा आता है, मिडिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये पार्ट है कि नहीं है? ये पार्ट नहीं है, मिडिल करके आता है, तो यानी डिस्टल है और प्रॉक्सिमल है, लूप ऑफ हेनले है वर्चुअली, तो वहां पर मिडिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नहीं है। और ये कंफ्यूजन में आपको मल्टीपल चॉइस में जरूर आएगा कि मिडिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसका पार्ट मिडिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो आपको लिखना नहीं। ठीक है, तो डिस्टल होता है, प्रॉक्सिमल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, और लूप ऑफ हेनली होते हैं। तो इतने 3-4 होते हैं, और आपका उसका बोमेन्स कैप्सूल, ये पार्ट मेन रूप से नेफ्रॉन के हैं। ठीक, चलिए, अब हम लोग पैंक्रियाज का जो काम है, उसका वो काम क्या करता है? पैंक्रियाज काम जानते हैं आप लोग? क्या पैंक्रियाज क्या करता है, बोलिए? बहुत महत्वपूर्ण बीमारी की ओर, अगर काम न करे तो बहुत महत्वपूर्ण बीमारी की ओर इशारा करता है। पूरे संसार में प्रसिद्ध है वो बीमारी, मधुमेह जो सर, शुगर, ठीक, शुगर, इंसुलिन कम होने से बन जाता है। हाँ, तो वो जो है वर्चुअली क्या करता है, वो इसी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रण, रेगुलेट करता है, रेगुलेशन का काम उसका है। वो इंसुलिन देता है, तो इंसुलिन जो है जाकर के सेल में अंदर घुसने की परमिशन दिला देता है इसको, वो और कुछ काम नहीं करता। ग्लूकोज के अणु बड़े होते हैं, और जो हमारे सेल वाले हैं
मेम्ब्रेन के उसके अणु छोटे होते, वो छेद छोटे होते हैं। तो वहां जब घुसने की तैयारी करने गया तो उसने देखा कि हमारा तो आकार बड़ा है और ये तो बहुत छोटा है, तो परमिशन नहीं मिलती है कि भाई आप कैसे जाएंगे, हमारा दरवाजा तोड़ देंगे क्या। तो वो कहता है कि हम ठीक है, हम लाते हैं। तो ये बुला के लाते हैं किसको, इंसुलिन को। इंसुलिन आता है और इंसुलिन उसके साथ जाता है कि चलिए हम आपको दिलाएंगे। जैसे होता नहीं कभी कभी कि आप कहीं नहीं जा प्रवेश पा पाते हैं तो कहते हैं चलिए, कोई वीआईपी आता है, आप परेशान मत होइए, हम जाते हैं और आपको प्रवेश दिला देंगे। तो वो आता है और वो परमिशन देता है, परमिएबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। और परमिएबिलिटी बढ़ा करके वो उसका काम वहीं तक है, वो परमिएबिलिटी बढ़ाया और आपको ग्लूकोज को अंदर चला गया और ग्लूकोज शुरू हो गया सेल को अपना जो काम करना है, ठीक है। तो प्रश्न जब वहीं कहीं आता है प्रश्न इसमें, तो वो आता है कि इंसुलिन का काम, कभी आएगा प्रश्न तो इस तरह भी आ सकता है कि इंसुलिन का काम सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरह आएगा ये, और कंट्रोलर है। टीएसएच हम लोग नाम पढ़ा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कहां से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, जितने स्टिमुलेटिंग हार्मोन है थ्रोट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है, थायराइड थ्रोट से, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी से निकलता है। जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जितने भी होंगे, जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे वो सब पिट्यूटरी से निकलेंगे, क्योंकि वो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है। उसके ऊपर केवल एक अध्यक्ष बैठा हुआ है, उस अध्यक्ष बैठा हुआ है या मैनेजर बैठा हुआ है, उस मैनेजर का नाम है, क्या है बोलिए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस केवल उससे बड़ा है, वही मेन कंट्रोलर है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, और यही जो है स्टिमुलेटिंग, माने काम नहीं करना है, इसको स्टिमुलेट करना है, कहते हैं कि आप जाइए काम करिए। तो थायराइड को टीएसएच क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को काम करके थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना थायराइड के नाम से, सबको लगता है थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, लेकिन हाँ, ये है स्टिमुलेटिंग है ना, हाँ, टीएसएच पिट्यूटरी से होता है, इसको थोड़ा हाँ, इसको याद रखिएगा। हाँ, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, क्योंकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसलिए उसको पिट्यूटरी मानिएगा, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे और भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे, वो सब निकलेगी पिट्यूटरी। थायराइड से सिर्फ दो ही निकलता है हार्मोन, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। हाँ, T3 T4 जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वही निकलता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिए। फिर हाइपोथैलेमस में सबसे बड़े, अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपको भूख लगी है, तो ये सूचना देने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस ही बताता है। और संतुष्टि का भाव, मान लीजिए आपने भोजन कर लिया तो आपको संतुष्टि हो गई, आपने पानी पी लिया तो आपको जो संतुष्टि का भाव दे रहा है वो कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, वही संतुष्टि। आजकल कोई संतुष्टि नहीं हो रही है, एग्जाम की हो रही है अभी। हाँ, तो वो संतुष्टि जो है हाइपोथैलेमस में, इस वाले में लगाइए आप मेथी पट्टी। हाइपोथैलेमस यहीं पर है ना, इसमें यहाँ पे लगाइए। आवाज नहीं आ रही है सत्यवती मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बंद कर दे रही हूँ, मैं वो थोड़ा आवाज वैसे गूंजती है ना, इसलिए बंद कर देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ आजकल तो कोई संतुष्टि, वो थैलेमस पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, नहीं तो आप उसको संदेश पहुंचाइए ना अपने रेगी सिस्टम से। आप सब्जेक्ट पे आइए मैडम, सब्जेक्ट पर। यस सर, मेथी पट्टी बांधिए हाइपोथैलेमस में। यस सर। और उसके बाद अब देखिए, ट्राइजेमिनल नर्व बहुत महत्वपूर्ण नर्व है चेहरे पर उसमें होती है, ये मिक्स नर्व है। और ये जो है स्पेशली इसकी वजह से पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से नर्व है, तो ये मिक्स नर्व है। मतलब मिक्स नर्व में दो तरह की होती है ना, क्रेनियल नर्व में 3 तरह की होंगी। एक होगी कौन सी, बोलिए आप लोग बताइए, तीन फंक्शन किसके होते हैं, एक जाने वाला, एक मोटर नर्व,
हाँ, एक जो है आपका संदेश वाली सेंसरी, एक मोटर, और तीसरी मिक्स। तो ये तीन तरह की होती है। तो कभी क्रेनियल नर्व पे आवे तो क्रेनियल नर्व तीन तरह की होती है। नंबर 1, आज बोलिए पुष्पा मैडम। नंबर 1 मोटर नर्व, नहीं नंबर 1 सेंसरी नर्व। नंबर 1 देखिए सिस्टम से याद करिए, नंबर 1 सेंसरी नर्व, नंबर 2 मोटर नर्व, नंबर 3 मिक्स नर्व। और अगर आपको स्पाइनल नर्व की बात हो तो वो कितनी तरह की होंगी? वो एक तरह की होगी, वो केवल एक ही तरह की होगी। ना ना ना, वो तो हम लोग बताया है, सिस्टम बताया, लेकिन जो आपकी जो नर्व होंगी, नर्व माने हम लोग बताया था, नर्व माने होता है कई, उनका समूह होता है भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक ही, कई जो फाइबर्स का समूह होता है एक नर्व बनाता है। तो उस नर्व में आने जाने की ध्वनि होती है, जो क्योंकि नर्व आता है कहाँ पर, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग होता है, वो केवल मिक्स नर्व होती है, उसमें आने और जाने दोनों का एक साथ ही होता है, आने जाने वाली दोनों में होती है। तो इसको मिक्स बोलते हैं, यही मिलकर नर्व कहलाती है। तो ये जो है हमारी आने जाने की दोनों की होती है, तो मिक्स नर्व होती है। क्रेनियल नर्व में ऐसा नहीं है, क्रेनियल नर्व दोनों तरह की होती है, आने और जाने की और मिक्स, तीन तरह की होती है। लेकिन ये आपको जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व होगी वो हमेशा मिक्स नर्व होगी। क्लियर? आगे चले हम लोग। रेटिना किसका पार्ट है? रेटिना आई, गुड। और आई में जब हम लोग कहते हैं कि देखने वाला है कि आपकी आंख बिल्कुल सही है, तो उसको बोलते हैं इमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, मेट्रोपिया, इमेट्रोपिया। मेट्रोपिया तो बीमारी है, लेकिन ई से जब लगा देंगे इमेट्रोपिया तो वो बीमारी नहीं, मतलब आपको नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सेंस ऑफ स्मेल हम लोग जानते हैं कि कहाँ से है? स्मेल नोज से। नोज, और उसके लिए एक सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, उस नर्व का नाम, पहली नर्व है olfactory. यस, ऑल्फैक्टरी। और हमने बताया था केवल ऑल्फैक्टरी में ओह 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 3 है। पहला ऑल्फैक्टरी, नंबर 2 तीसरा ऑक्लोमोटर। तो ओह ओह ओह, टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम, इसमें आप करिए और पहला शब्द याद कर लीजिएगा। जहाँ होप है वहाँ होम है, वहाँ हाइपोग्लॉसल हो जाएगा। ठीक है, वेरी में जहाँ है तो वेरी में कहीं में वैगस हो जाएगा, कहीं वेस्टिबुलो कॉक्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेल में प्रोटीन कहाँ स्टोर होगा? सेल में प्रोटीन कहाँ जाता है? प्रोटीन बनता है, कहीं बनेगा और कहीं स्टोर होगा। गोल्गी बॉडी। हाँ, गोल्गी बॉडी में। ठीक, गोल्गी बॉडी में इसको एक और नाम से बोलते हैं, एपरेटस भी बोल देते हैं। तो एपरेटस हम लोगों ने पढ़ा पहले, देखिए गोल्गी एपरेटस नंबर 1 कहाँ पढ़ा? सेल में। फिर हम लोगों ने एक और पढ़ा है एपरेटस नेफ्रॉन के साइड में, वहां पर क्या है? जेजी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। और तीसरा हमने एक एपरेटस और पढ़ा है कान में, वेस्टिबुलर एपरेटस। 3 एपरेटस हमारे पास हैं, अभी हो सकता है और कहीं हो, लेकिन 3 हमारे पास है। ये आपको बहुत से कॉमन नाम हमेशा पूरे बीएचबी में बहुत से कॉमन नाम मिलेंगे। कहीं कोरोना रेडिएटा आपको मिल जाएगा ब्रेन में, और कहीं कोरोना रेडिएटा मिल जाएगा आपको जो है इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो तब धीरे धीरे जैसे शब्दों से आप अपने को परिचित करते जाएंगे, ये शब्द नए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इन शब्दों को पढ़ेंगे ब्रेन में ये आपके तस्दीक होते, मतलब बनते जाएंगे, ब्रेन उसको मेमोराइज करते जाएगा कि ये नए शब्द हैं, और नए शब्दों को ब्रेन जल्दी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो सीखना चाहता है ना कि भाई ये देखे तो क्या नया शब्द है। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। कि टिश्यू के जो 5 प्रकारों की चर्चा होती है, तो अगर वाइवा में हो
तो आप 4 भी कह सकते हैं, लेकिन अगर वैसे हो तो आपको 5 ही कहना पड़ेगा, किताब में 5 लिखा है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसको भी कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्या होगा, पहला टिश्यू क्या होगा हमारा, नंबर 1 एपिथेलियल सेल। हाँ, एपिथेलियल, जो बाहर सबकी पूरा रक्षा करेगा, है ना। तो सबसे बिग डिफेंस का काम जो है करना एपिथेलियल टिश्यू करेगा, वो हर ऑर्गन के अंदर भी होगा। जो एंडोथेलियम होगा वो भी एपिथेलियल टिश्यू होगा। फिर दूसरा हमारे पास होगा कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करेगा, और ये पैकिंग मटेरियल कहीं होगा, कहीं दूसरी चीज, कई काम करता है, कहीं पर उसको इलास्टिक बना देगा, ये सब काम उसका होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होगा। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और पांचवा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का भोजन एकमात्र ग्लूकोज है, बताया था सेमेस्टर 3 में, नोट कर लीजिए, एकमात्र ग्लूकोज। ये पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। अच्छा, ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए डब्ल्यू। अच्छा, डेड सेल्स को हमारे कोई डब्ल्यूबीसी में कोई ऐसा सेल है जो मरे हुए सेल्स को बाहर निकालता है, उसका नाम स्प्लिंट मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट है वो। चलिए हम लोग बढ़े। अच्छा, शरीर में रक्त की कुल मात्रा 5 मिलियन 4.5 to 5 हाँ 5, लगभग 5, अप्रोक्सीमेट 5 आएगा, ठीक है। और ब्लड का पीएच हम लोग बता चुके हैं, ब्लड का पीएच 7.4 सब लोग नोट कर लीजिए, 7.4 है। यस सर, 7. यही ब्लड का पीएच भी है, और ये पीएच वहां भी है ऊपर सीएसएफ का। ये सब मोर और लेस क्यों 7.4 माने, 7.4 माने क्या हुआ, एसडी के एल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन न्यूट्रल एल्कलाइन। एल्कलाइन है, एल्कलाइन। हाँ। यस सर। अल्कलाइन इसीलिए कहते हैं कि ब्लड मीठा होता है, इसीलिए कहते हैं ब्लड मीठा होता है, ठीक है। सीएसएफ में कितना होता है पीएच? सीएसएफ को भी यही होता है 7.4 क्या, यही होता है मैम। यही है 7. इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, 7.4 प्लस माइनस 0.003 इसमें होता है, शायद वहाँ हो सकता है कम हो, 0.002 हो, ऐसा कुछ, मतलब मोर और लेस, लेकिन जो पैरामीटर है उसका 7.4 ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अपेंडिक्स जो है किसका पार्ट है, हम लोगों ने पढ़ा अभी, अपेंडिक्स कहाँ पर होता है और किसका पार्ट है, लास्ट आप लोग बताइए, इंटेस्टाइन, लार्ज आप लोग बताइए। इंटेस्टाइन। एलाइन और शुरुआत में होता है। तो अगर कभी हम लोग आयुर्वेद में कभी करेंगे तो आयुर्वेद में हम लोग उसको 0 नंबर पे लेते हैं, यहीं से शुरुआत, माने यहीं से सृष्टि हुई है एलाई की, ठीक है, 0 नंबर पे लेते हैं। चलिए आगे, सेगमेंटेशन, और 2 फंक्शन है वहां के एसआई के, एक है सेगमेंटेशन और एक दूसरा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, 2 मूवमेंट है। तो एक इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन को क्या बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे, आप लोग बताइए, कोई ये वाइवा के प्रश्न हो सकते हैं। सेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ, बार बार एक ही तरह से प्रेशर डालना। पैरास्टिक मतलब संकुचन के साथ जाना, संकुचन के साथ निकलना, मतलब उसको काटना, जैसे उसी जगह काटना, यूं काटना, है ना, उसी जगह पर यूं करेंगे तो कट जाएगा वहीं पर, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट माने संकुचन के साथ निकलना सर, दबते हुए निकलना, आगे बढ़ना। तो मूवमेंट एक ही में है, पेरिस्टाल्टिक में, और दूसरे मूवमेंट नहीं, ठीक है। चलिए आगे एक एलाई में कुछ बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, वो हमारे एलाई में होते हैं, वो हमें बोलते हैं ना कि हम लोग लाभदायक बैक्टीरिया नाम पढ़ते हैं ना, कि इसमें लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, वही है बैक्टीरिया। अच्छा, अब अगर
अगर ये कहा जाए कि जो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 इसका स्टोर कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, ये लीवर में, ये लीवर में स्टोर होता है। लिवर में सिंथेसिस भी होता है, स्टोर। हाँ हाँ, कंसंट्रेट भी होता होगा, क्योंकि नेचुरली उसको कई दिनों तक रखना है। जहाँ जहाँ चाहा उन्होंने कि हमको कई दिन, तो लीवर कभी कभी 5-6 महीने स्टोर रखता है, कोई कमी हो जाए तो उसको स्टोर देगा, तो बनता कहीं भी हो। जैसे विटामिन बी और के ये सब बहुत बनते हैं, लेकिन बहुत जगह बहुत चीजें जाकर के स्टोर होती वहीं पर, लीवर में, क्योंकि लीवर अपने आवश्यकता अनुसार अपना अलग से व्यवस्था कर लेता है, ये बनती कहीं और है। तो सिंथेसिस जहाँ शब्द आए वो अलग चीज है, स्टोरेज अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। सिंथेसिस माने निर्माण और स्टोरेज माने जहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। अच्छा, अब ब्लड अगर नीचे से, मतलब लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से अगर लीवर टूट जाएगा, तो उस कैपिलरी या उसका नाम बता दीजिए क्या है, जो हार्ट तक पहुंचाएगा। नीचे से कोई रक्त जब जाएगा तो वो हार्ट तक पहुंचना है, तो हार्ट में पहुंचाने वाली ट्यूब का नाम, inferior vena cava and superior. हाँ, वेनस, इंफीरियर, नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा, Inferior vena cava. ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा। Superior. सुपीरियर माने ऊपर, इंफीरियर माने नीचे, बस यही अंतर है। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से आएगी और इंफीरियर वेना कावा नीचे से जाएगी, बस। तो वेना कावा, अगर देखिए ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जब आयोटा से ब्लड चला तो उसने फिर आर्टरीज में गया, वो छोटी होती गई, आर्टरीज में गया, फिर आर्टरियोल्स में चला गया, फिर कैपिलरीज में चला गया, कैपिलरीज से वेन्युल्स में चला गया, वेन्युल्स से वही, ऐसा नहीं कि कहीं कोई अलग अलग जाइए, वही होता चला गया वेन्युल्स में, फिर वेन्युल्स से वेन्स में, फिर वेन्स से वेना कावा में। क्लियर? ये तरीका है जानने का ब्लड का। आयोटा पूरे शरीर में भेजती है, और ये वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और ये दोनों वेना कावा आकर के उसको ले आती है हार्ट, सुपीरियर इंफीरियर। अच्छा, जो गैसियस लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमारा कहाँ होता है, एल्वेलस में होता है, और उसका स्पीड बहुत तेज है, आपने पढ़ा होगा ना, 0.003 सेकंड है ना, बहुत तेज होता है। जबकि एक नहीं, मिनट है कि सेकंड है, सेकंड है ना, सेकंड है सर, सेकंड। सेकंड। हाँ, और मिला समय 1 सेकंड का, मिलता है समय शायद 1 सेकंड का मिलता है ना, 1 सेकंड का समय मिलता है, लेकिन ये 0.003 सेकंड में ये हो जाता है। लंग्स के फंक्शन में हम लोग का पीएच बैलेंस भी आता है। भाई बाहर कुछ चीज निकालता है ना, टॉक्सिन निकालता है, और कुछ जो एसिड भी निकाल देता है, वो नाक के माध्यम से जो घुलनशील होती है, उत्सर्जनशील होते हैं, तो वो भी एसिड बैलेंस करता है। वाटर बैलेंस भी करता है, कुछ वाटर को पसीने के माध्यम निकाल देगा और कभी नहीं निकालेगा, ये बैलेंसिंग वो भी करता है। ठीक है, ये इसका, और टेम्परेचर करता ही है। टीएलसी देखिए, अगर बीमारी कोई भी होगी तो टोटल जो ल्यूकोसाइट है, WBC वाले ल्यूकोसाइट बोलते हैं ना, तो ये हम इनके संख्या बढ़ जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे न्यूमोनिया हो, गाउट हो, कोई भी हो, ये बढ़ेगी। अच्छा, एब्डोमिनल को देखिए, ये कहीं आया हो सकता है सेमेस्टर 4 का ये प्रश्न, ह्यूमन एनाटॉमी है तो सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 4 में ह्यूमन एनाटॉमी है। सेमेस्टर 4 में तो पूरा ये है ना, सिलेबस है पूरा। नहीं, एनाटॉमी है, एनाटॉमी जो ये प्रश्न, वो ये वाला एक प्रश्न इसमें कहीं आता है, एब्डोमिनल को 9 भागों में बांटा गया, तो उनका पार्ट कहाँ, ये शायद एनाटॉमी का पॉइंट है, लेकिन हो सकता है। देखिए, तो उसमें 9 भागों में बांटा गया, ध्यान रखिएगा। तो बीच वाले का हम बता देते हैं, राइट और लेफ्ट दो में आप समझ लीजिए, ऊपर के 9 भागों में बांट दीजिए
और अम्बिलिकल जो है नाभि वाला जो है बीच वाला होता है, बीच वाला पार्ट, तो उसको बिल्कुल सेंटर रख दीजिए, उसके बाएं दाएं, नीचे उसके बाएं दाएं और सेंटर में, तो 9 भागों में बांट दिया गया। ऊपर वाले भाग को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, और बीच वाले को इपीगैस्ट्रिक, ईपी माने ऊपर का, गैस्ट्रिक, तो बीच वाले का इपीगैस्ट्रिक और लेफ्ट और राइट वाले को हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, बीच वाले में अब जो नाभि वाला आ गया तो उसका नाम, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, और लेफ्ट वाले को, राइट वाले को लंबर रीजन बोल देते हैं, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर। ठीक है, फिर सबसे नीचे जो होता है बिल्कुल बीच में, वो हाइपोगैस्ट्रिक कहलाता है, क्योंकि ऊपर इपीगैस्ट्रिक है, वहां नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, और लेफ्ट और राइट और लेफ्ट इलियक रीजन कहलाते हैं। तो नीचे वाले इलियक रीजन, ऊपर वाले हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और बीच वाले आपको या तो अम्बिलिकल रीजन है और उसके तरफ दूसरी तरफ लंबर रीजन। तो ये लंबर रीजन उससे लिया गया होगा कि लंबर के एरिया में होगा, इसलिए वो लंबर रीजन कह दिया गया है वहां। तो ये उसका एक पॉइंट है, हमने बता दिया आपको। ये 9 पॉइंट में भागों में बांटा गया एब्डोमेन को। एल्बो जॉइंट का इसमें आया है, एल्बो जॉइंट यूनिएक्सियल होता है। अगर एल्बो जॉइंट कभी लिख के आए तो यूनिएक्सियल। अब आप लोग इसमें एनाटॉमी में है, ये प्रश्न है जो मुझे लगता है कि, लेकिन पता नहीं क्या है। मेल में टेस्टिस होता है, मेल में टेस्टिस होता है, और टेस्टोस्टेरोन उसका जो है हार्मोन है, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए जीएच और प्रोलैक्टिन भी होता है ना उसमें, पिट्यूटरी दोनों को करती है ना, जीएच को भी करती है, ग्रोथ हार्मोन को भी करती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेल और फीमेल को डेवलप करने के लिए, दोनों के लिए एलएच और एफएसएच दोनों इंपॉर्टेंट है, मेल के लिए भी। और तो एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है एफएसएच माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोनों एलएच और एफएसएच दोनों की भूमिका मेल में भी है और फीमेल में भी है, दोनों के लिए। एलएच का दूसरा नाम भी है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग, ऐसे कुछ है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो यूरिक एसिड का एक ये भी आ गया था, यूरिक एसिड का परसेंटेज पूछ लिया था कहीं, 3.5 mg परसेंटेज ग्राम यूरिक, 3.5। ठीक है, और बाइल जूस, अगर बाइल जूस कोई पूछे तो बाइल जूस एसिडिक है कि अल्कलाइन? अल्कलाइन। अल्कलाइन है। यूरिन अल्कलाइन है कि एसिडिक? एसिडिक। और सलाइवा एसिडिक है कि एसिडिक? एसिडिक। तो मतलब मेन पार्ट में देखिए 2 चीजें हैं। प्रकट ने की दिया, आपको भोजन से लेने में आपको कोई बैक्टीरिया न जाए इसलिए एसिडिक कर दिया। यूरिन से उस ट्रैक्ट से ना कोई इन्फेक्शन आए इसलिए उसको भी एसिडिक कर दिया। और एचसीएल में कोई बैक्टीरिया चला जाए तो एचसीएल काफी कुछ मार देती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं कि जो उनका कवर हम रप्चर नहीं कर पाते, आगे चले जाते हैं, तो उनको लीवर मारता है। तो एचसीएल में भी आपका पीएच हाईली एसिडिक पीएच है, लेकिन 3 पीएच मेन 3 है। और शरीर को आवश्यकता है कितने की पीएच की? शरीर को आवश्यकता कितने पीएच? ठीक। और जो हमारे हार्मोन्स और हमारे एंजाइम्स अधिक किस ऑप्टिमम, मतलब उनके लिए ऑप्टिमम क्या चाहिए? पीएच दैट शुड बी राउंड अबाउट 8। वो बेस्ट फंक्शन तभी होते हैं जब 8 होता है। तो इसीलिए बॉडी टेम्परेचर, लेकिन आपको जब भोजन कर रहे हैं और आपको पैंक्रियाज इन सब की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों पड़ती है? ये पीएच 8 करना चाहते हैं आपके पूरे तरह को। जो पीएच आपका 1.2 से 2 तक आया हुआ है, उसको ये 8 में ले जाना चाहते हैं। चाहे वो गैस्ट्रिक जूस, चाहे आपको वो एसआई के जूस हो, चाहे वो आपका बाइल जूस हो, और चाहे आपको पैंक्रियाटिक जूस। ठीक। एब्डोमिनल मसल्स तीनों में सहायक होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि एब्डोमिनल मसल्स हमारी
ये कौन मसल थे जो ये वाली मसल, अगर मान लीजिए डायफ्राम को देखिए, अगर आपको चेस्ट में सांस लेना है और खींचना है तो हमको कौन कौन मसल चाहिए? abdominal back muscles हाँ। and एक डायफ्राम की हो गई, उसके नीचे एब्डोमिनल मसल हो गई, अब पीछे भी तो कोई मसल होगी, वो भी चाहिए, बैक की मसल भी चाहिए, क्योंकि तीनों सपोर्ट कर रही हैं तभी तो ऊपर होगा। इसीलिए अगर आपने खाना बहुत खा लिया तो क्या होता है, आप कहते हैं कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपका स्टमक बढ़ गया, स्टमक का आयतन बढ़ गया ना, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ बढ़ गया, तो उसकी वजह से होता है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए अगर कोई फैमिली वे में कोई है तो उसको भी स्टमक बढ़ेगा, तो स्टमक बढ़ेगा तो एक्चुअली क्या होगा, आपका ये पूरा एरिया बढ़ेगा ना, नीचे वाला पूरा पोक, जिसको कुक्ष बोलते हैं, पोक बोलते हैं, तो ये पूरा यूट्रस वगैरह का सारा बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो फैलेगा, ये फैलेगा तो ये एब्डोमिनल मसल जो है छोटी होगी, तो सांस का जो आयतन है वो घटेगा। इसलिए जो है आपको जो कब बोलते हैं कि हाइपोक्सिया वाला थोड़ा सा लगेगा कि हमारी कम सांस ले पा रहे हैं, ये कंडीशन उसमें होती है। और कोई क्वेश्चन बताना चाहते हो बताओ आप लोग? विशा कालरा मैडम, जो आप सुधा मैडम बोलिए, कोई और प्रश्न बताना चाहती जो बहुत इंपॉर्टेंट हो? मेटाकार्पल, जैसे मेटाकार्पल, कार्पल, ये सब तो हम लोग जानते हैं। मेटाकार्पल जानते हैं, कार्पल और टार्सल। सर जनरली फुल फॉर्म ज्यादा वाइवा के पर्पस से ना फुल फॉर्म बहुत पूछता है। हाँ, या नंबर ऑफ बोन्स बॉडी में कितने हैं? बॉडी में नंबर ऑफ बोन्स 206। मेटाकार्पल, कार्पल। हाँ, कार्पल और कार्पल, तो ये हाथ में कार्पल और मेटाकार्पल होंगे, और पैर में टार्सल, पैर में ऊपर टार्सल, मेटाटार्सल। ये पूछा जा सकता है। ये जो 10 नाम है ना, 12 नाम उसके, एयर वेगस नर्व वगैरह वाले, ये नाम जरूर जानते है ना? हाँ, उसको जरूर पूछते हैं मैम। हाँ, कौन से बोला मैं सर? क्रेनियल नर्व के बारे में सर ने बताया था, क्रेनियल 12 है। क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर हैं वो है? जरूर पूछते हैं। ऑल्फैक्टरी, अकोमोलेटर, ये इसके बारे में जरूर एक क्वेश्चन रहता है। हाँ, ये पूछेंगे, वाइवा भी पूछ सकते हैं कि भाई आप क्रेनियल नर्व बता दीजिए, कोई नाम बताइए क्या। वेगस नर्व के बारे में भी जनरली, हाँ, वेगस नर्व सबसे लंबी नर्व बॉडी में चली रहती है, पूरी बॉडी में। बॉडी में जाती है। 11 केवल यहीं पर रहती है, और केवल 10 नंबर जाती बाहर। सर वेगस नर्व के बारे में पूछा जाता है कि सबसे लंबा नर्व पूरे बॉडी में फैला रहता है, वेगस नर्व है। वेगस नर्व जाती है। और मैडम विषय कालरी मैडम बोलिए। और कोई आप लोगों को लग रहा है कि कोई पूछा, कोई बताइए। आई का लेंस कैसा रहता है, बाइकॉनकेव या बाइकॉन्वेक्स? है? हाँ, आँख का लेंस हाँ, बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स होता है। बुक में गलत लिखा हुआ है क्या? बुक में गलत लिखा है ना? किताब में गलत लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो बाइकॉन्वेव लिखा है। हाँ, बाइकॉनकेव लिखा हुआ है। गलत है, बाइकॉन्वेक्स होता है। तो आप देखिए ना, आंखें ऊपर की तरफ देखिए, यू होता है, वो एक्चुअली यू करके होती है, बाइकॉन्वेक्स। और आरबीसी का जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉनकेव होता है जी। सर एक क्वेश्चन, लीवर में कुफर सेल पाया जाता है। हाँ, कुफर सेल पाया जाता है। हाँ, लीवर में कुफर सेल पाया जाता है। जानते हैं क्या कुफर सेल है? ये आरईएस सिस्टम का वो है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो डिफेंस के लिए जितने भी आपको बने हुए शरीर में अलग अलग जगहों पर सबको अलग अलग नाम से करा जाता है। जैसे हमारे यहाँ किसी को बोल देंगे पुलिस, किसी को बोल देंगे सीआईएसएफ, किसी को बोल देंगे बीएसएफ, किसी को बोल देंगे सेना, किसी को बोल देंगे आर्टिलरी। ये सब नाम जो आप देते हैं वो नाम यहाँ भी वही, किसी को पीएससी बोल देते हैं। ऐसे नाम हमारे हैं, चाहे आपको मैक्रोफेजेस हो, चाहे आपको मोनोसाइट्स हो, मोनोसाइट भी डिफेंस काम करते हैं, चाहे आपका कभी कभी ये प्लेटलेट वाले भी डिफेंस काम करते हैं।
और जितने भी कुफर सेल ये सब डिफरेंस से काम करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम नाम दिया गया है रेडिकुलो सिस्टम, RES। कोई घोल भी तो नहीं होता, RES कोई घोल तो नहीं होता, क्या होता है वो जो खिलाते हैं वो तो घोल होता है, ये कोई घोल होता है क्या ऐसे ऐसे कुछ जो गर्मी में आजकल पिलाते हैं लोग, कौन सा घोल है उसका नाम कुछ और? ORS। ORS Yes. सर ORS। एक हाँ, सर ये एक आप- क्वेश्चन सर एक ये क्वेश्चन और साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म हाँ मेटाबॉलिज्म का साइट बोलिए। ड्यूटेनम एक्चुअली पूछा गया था इसलिए मैंने देखिए मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जो मेन मेटाबॉलिज्म का जो है, अब कंसेप्ट यही समझिए, आपका खाना गया स्टमक से, स्टमक में चर्निंग हुई, स्टमक में गया तो मेटाबॉलिज्म माने क्या हुआ, ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग और कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग और सिंथेसिस, यही हुआ ना। तो अब क्या होता है, इसी जगह पर फैट कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें आती हैं, तो कहाँ पर आएंगे, ड्यूडेनम में। ऊपर से आया, देखो ड्यूडेनम यूं है या ऐसे बना हुआ है, और इधर से ब्लड इधर से आया ऊपर से और ड्यूडेनम में आया। जैसे ड्यूडेनम में आया वैसे ही ऊपर से जो बाइल जूस है, बाइल जूस चलता है, और बाइल जूस उधर पैंक्रियाटिक डक्ट है, तो दोनों पैंक्रियाटिक डक्ट, तो इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोल देते हैं। ये दोनों मिल करके एक डक्ट बनाती है, और यहाँ पर वीर संघे करके एक होता है वाल्व, तो वीर संघे VIRSING वीर सिंह, तो वीर सिंह जो है ये यहाँ पर होता है वाल्व, उस वाल्व के माध्यम से ये अंदर पहुंचता है। ये जो है आपके पीएच को 1.2 से 8 में करना चाहता है, इसलिए कि अगर 8 नहीं करेगा तो आपको तमाम जो आपको कैटाबॉलिज्म होना है, मेटाबॉलिज्म होना, ये हो नहीं पाएगा। इसलिए उसको साइट ऑफ, महत्वपूर्ण साइट बोलते हैं ड्यूडेनम को, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर वॉल ने पैंक्रियास को सबसे महत्वपूर्ण मेटाबॉलिज्म के लिए माना है, एक कारण है। चलिए तो ठीक है, हम लोग याद करेंगे, खेमका सर को याद करेंगे, और उनकी ऊर्जा को हम लोग वहां पर अपने यहाँ महसूस करेंगे, और जब महसूस कर लेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि कोई भी 50 में 48 तो कर ही लेगा, 2 रह जाएंगे, 2 रह सकते हैं, करिए कि आपको 96 मिले भाई, और नंबर उससे कम मिले तो भी मैडम जैसे कह रही थी सत्यवती मैडम कि आपको अपने शरीर के जो थर्मस है इसको स्ट्रांग बनाना है, उसको सेटिस्फेक्शन को बढ़िया बनाना है। तो हम लोग उनका सर के सपनों को याद करेंगे, सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और वो सपने क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग सर ये क्लासेस कब तक चलेंगी अपनी? बस कल खत्म। ठीक है सर, ठीक है सर। अब तो हो ही गया हमारा, आज भी हो गया, और कल जो है कल चाइनीज हो जाएगा सर, चाइनीज हो जाएगा, बस एक क्लास चाइनीज की चल रहेगी, तो हम लोग खत्म कर लेंगे। तो और इसलिए कि भाई एक दिन तो ये लोग, हम तो इसलिए ले रहे थे कि हमारा इरादा नहीं था, लेकिन हमारे